नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं लवण के जल अपघटन की। मतलब पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था ना लवण का जल अपघटन, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी को हम फिर देखने वाले रिवाइज फॉर्म में। ठीक है, एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल से बनने वाला लवण, वो बाकी है इसमें, वो हम करने वाले। और इसके अलावा एक टॉपिक हम यहाँ पे और कवर करने वाले हैं और वो है बफर विलयन। किसकी बात करेंगे? बफर विलयन की। और साथ साथ मैं आपके लिए आज भी हमेशा की तरह कुछ लेकर के आया हूं और वो क्या है देख सकते हो आप, एग्जाम में आए हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन हैं आज भी, आप देख सकते हो। देखिए ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन क्वेश्चंस को मैं आपको साथ के साथ करवाता रहूंगी। लेकिन इन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा है लवण का जल अपघटन। सबसे पहले हम लवण के जल अपघटन की बात करें, उसमें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक देखो इतना आसान भी नहीं है और एक बार अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिर कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, लवण का जल अपघटन। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाले लवण की बात करी। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनने वाला लवण, अभी तक हमने इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, प्रबल अम्ल मतलब कि जैसे मान लो HCl और प्रबल क्षार मतलब कि NaOH। NaOH और HCl इन दोनों से मिलकर के बनने वाला लवण कौन सा है? NaCl। तो मैं बता चुका हूं कि इस प्रकार के लवण का जो पीएच होता है ये 7 के लगभग होता है, 7 के आसपास, 7 के लगभग या 7 ही होता है। अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, दोनों प्रबल मतलब पीएच 7 के आसपास। तो प्रबल क्षार चाहता है कि भैया पीएच जो वो 7 से ऊपर की तरफ जाए और प्रबल अम्ल चाहता है कि पीएच जो है वो 7 से नीचे की तरफ आए। तो देखो अम्ल चाहता है, प्रबल अम्ल चाहेगा कि पीएच का मान 7 से बहुत कम हो जाए, प्रबल क्षार चाहेगा कि पीएच का मान 7 से बहुत ज्यादा हो जाए। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये लगभग 7 या 7 के आसपास रह जाता है, 7 रह जाता है इसके बाद। चलो दूसरा हमको इसमें पढ़ने को मिला था दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ये हमने पढ़ा था बेटा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। दुर्बल अम्ल मतलब क्या? तो ये आ जाएगा CH3COOH। प्रबल क्षार क्या? प्रबल क्षार मतलब कि NaOH। NaOH और CH3COOH मिलेंगे, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन से लवण कौन सा बनेगा? देखो यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? देखो CH3COO माइनस Na प्लस और वाटर, ये हो जाएगा लवण। क्या हो जाएगा? ये लवण हो जाएगा। तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? CH3COO माइनस और Na, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके जल अपघटन की हमको बात करनी। तो इसके जल अपघटन के लिए हमने क्या बातें बोली थी? देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। ये है CH3COO माइनस Na प्लस, इसका जल अपघटन, इसका जब जल अपघटन कराते हो आप तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaOH। जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया। आपको ये बात बता रखी है मैंने कि उदासीनीकरण का मतलब होता है अम्ल क्षार की अभिक्रिया, राइट। उदासीनीकरण का मतलब मैंने क्या बताया था? अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया है उसको उदासीनीकरण बोलते हैं, और उदासीनीकरण का जो विपरीत है उसको बोलते हैं लवण का जल अपघटन। तो लवण का जल अपघटन क्या होता है? उदासीनीकरण मतलब कि अग्र अभिक्रिया और जल अपघटन मतलब कि पश्च अभिक्रिया। तो पीछे वाली जो अभिक्रिया है जिसमें लवण पानी के साथ क्रिया करके क्षार का सम्ल बनाएगा, ये हो जाएगी आपकी जल अपघटन की अभिक्रिया। तो आप देखो लवण जो है वो पानी के साथ क्रिया करके अम्ल और क्षार बना रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? जल अपघटन। जब भी लवण की क्रिया पानी के साथ करवाओगे, जब भी लवण की क्रिया पानी के साथ होगी तो इन दोनों की क्रिया से अम्ल और क्षार बनेंगे, ये जल अपघटन की अभिक्रिया, उदासीनीकरण का उल्टा। तो मैंने आपसे क्या बात बोली थी? यहाँ पर दो लोग हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है। एक तो यहाँ पर है CH3COO माइनस ऋणायन, जिसका आप जल अपघटन कराते हो। देखो एक तो अभिक्रिया हो जाएगी CH3COO माइनस, इसका क्या होगा? जल अपघटन। इसका जल अपघटन कैसे कराओगे? CH3COO माइनस है ना, तो माइनस वाला किसको ले जाएगा? H प्लस को ले जाएगा, तो माइनस की क्रिया होगी H प्लस से, तो CH3COOH क्या बनेगा? OH माइनस बनेगा। इसका होता है वास्तविकता में जल अपघटन। तो जब भी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन आप बोलते हो ना, तो वास्तव में ऋणायन का जल अपघटन है, ऋणायन द्वारा होने वाला जल अपघटन। तो जब भी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन आप करवाते हो तो वास्तविकता में ऋणायन के द्वारा होने वाला जल अपघटन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बात कि भैया ऋणायन है और ऋणायन जब H प्लस के साथ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? OH माइनस।
मतलब कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि विलयन क्या हो चुका है, विलयन हो चुका है क्षारीय। जब भी विलयन में OH माइनस आयन प्राप्त होंगे तो विलयन हो जाएगा क्षारीय, ये मैं आपको बता चुका हूं। मतलब कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए इस लवण का जो विलयन है उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रवृत्ति। चलिए अब क्षारीय प्रवृत्ति OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक है। चलो तो लवण का जल अपघटन जो OH माइनस आयन प्रदान कर रहा है, तो लवण के जल अपघटन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जल अपघटन के स्थिरांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप किसी भी लवण के जल अपघटन को KH से प्रदर्शित कर सकते हो। मैंने आपको क्या बात बोली थी, ये है लवण का जल अपघटन स्थिरांक KH, या आप इसको लिख सकते हो KH या KB। KB क्यों, क्योंकि भैया यदि कोई पदार्थ पानी के अंदर OH माइनस आयन प्रदान करता है तो वहां पे आप क्या लिखते हो, उसके स्थिरांक को KB लिखते हो। तो ऐसा पदार्थ जो कि पानी के अंदर OH माइनस आयन प्रदान करता है इसको हम बोलते हैं क्षारीय, क्षार बोलते हैं। तो यदि कोई पदार्थ पानी के अंदर OH माइनस आयन प्रदान करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार या क्षारीय, क्षारीय विलयन। तो क्षार के लिए हमेशा किस चिन्ह का प्रयोग करें, क्षार के लिए स्थिरांक क्या था, KB आता है। चलो ये KB क्या हो जाएगा, देखो KH या KB क्या हो जाएगा, देखो CH3COOH, इसकी सांद्रता OH माइनस की सांद्रता डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस की सांद्रता, पानी की सांद्रता पर इकाई होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्थिरांक आ गया। अच्छा यहाँ पे कई बार आपको इसके संयुग्मी अम्ल का स्थिरांक पूछा जाए। संयुग्मी अम्ल कौन है, के। संयुग्मी अम्ल कौन है, CH3COOH। अगर आपको इसके संयुग्मी अम्ल का स्थिरांक पूछा जाए, संयुग्मी अम्ल कौन है इसका, CH3COOH। संयुग्मी अम्ल का स्थिरांक क्या आएगा, देखो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। संयुग्मी अम्ल का स्थिरांक क्या हो जाएगा, Ka हो जाएगा। Ka को हम क्या लिखेंगे, CH3COO माइनस इसकी सांद्रता और H प्लस की सांद्रता डिवाइडेड बाय CH3COOH की सांद्रता। तो इस क्षार का स्थिरांक क्या हो जाएगा, क्षार का स्थिरांक हो जाएगा, इसके संयुग्मी अम्ल का स्थिरांक क्या हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल का स्थिरांक हो जाएगा। आपको ये बात अच्छे से बताया कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी उसके क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार, इनका गुणनफल किसके बराबर है, KW के बराबर है। और KB को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, KH लिख सकता हूँ, तो Ka इंटू KH बराबर KW। ये हो जाएगा भैया एक फॉर्मूला जो कि हमें ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमको ध्यान रखना है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जो जल अपघटन स्थिरांक है वो Ka और KW के साथ में ऐसे संबंधित होता है, ये पहला क्लियर, ये तो पहली बात हो गई। चल अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यदि साम्य पर मैंने बोला था ना, यदि साम्य पर इसकी सांद्रता, अच्छा शुरू से हम लिखते हैं, चलो शुरू से हम लिखते हैं, मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में यदि ये C है, ये 0 0 होगा प्रारंभ में। साम्य पर क्या हो जाएगा, साम्य पर मैंने बताया था ये C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, बताया था। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा C अल्फा डॉट ये आ जाएगा C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, या इसको मैं C को माइनस बाहर निकाल दूं, C को मैं बाहर निकाल दूं 1 माइनस अल्फा, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा पक्का, तो ये फॉर्मूला जाएगा। फिर मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि यदि अल्फा का मान नगण्य हो, यदि अल्फा का मान नगण्य हो, अल्फा अगर बहुत कम है, चलो C से C तो कट जाएगा, अगर ये बहुत नगण्य है, बहुत कम है, तो 1 की तुलना में बहुत कम, तो ये क्या आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा KH या KB, ये हो जाएंगे C अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा KH या KB किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। अच्छा यहाँ ये दूसरा हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ से आप अल्फा का मान कितना लिख सकते हो, अल्फा बराबर हो जाएगा KH बटा C इसका अंडर रूट, ये हो जाएगा अल्फा के बराबर, राइट, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा यहाँ से मुझे अगर OH माइनस आयन की सांद्रता निकालनी, अगर मुझे OH माइनस आयन की सांद्रता निकालनी, तो OH माइनस कितना है, C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट KH डॉट C, इसको मैं अंडर गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट KH डॉट C का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय C, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट KH डॉट C। इसका मतलब OH माइनस आयन की सांद्रता जो होगी वो अंडर रूट KH डॉट C के बराबर हो जाएगी। तीसरा वो ये हो जाएगा चौथा, बात समझ में, चार फॉर्मूले हो गए। अच्छा यहाँ से अगर मुझे OH का फॉर्मूला और अच्छे से लिखना हो तो KH की जगह में क्या लिखता हूँ, KH की जगह में लिख सकता हूँ, KH की जगह लिख सकता हूँ KW अपन Ka, KH बराबर KW अपन Ka डॉट C, ये हो जाएगा OH माइनस की सांद्रता, पांचवा हो गई, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा सब जगह लॉग ले लो, माइनस लॉग
बताया था ना मैंने आपको, ये ले लो, इसका माइनस लॉग ले लो KW KA.C, इसका अंडर रूट, तो इस पूरे अंडर रूट का क्या ले लिया, लॉग ले लिया। मैंने बोला था कि इसका मान होता है POH, और इसको आप लिख सकते हो 1/2 PKW माइनस PKA माइनस लॉग C, तो ये मान हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका POH का मान, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये हो जाएगा छठा फॉर्मूला। इस तरीके से आप दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए फॉर्मूले निकाल सकते हो। तो ये डेरिवेशन मैंने इसलिए आपको इससे बताया बेटा, क्योंकि पिछले क्लास के अंदर मैंने चीजें बता दी थी, लेकिन आपको एक बार में चीजें याद नहीं होती, तो मैंने फिर से रिवाइज करवा दी। तो ये पूरा था आपका रिवीजन वाला पार्ट, ये हमने क्या किया, रिवीजन, जो पढ़ा उसी को मैंने फिर से रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब ऐसे सही तो किया, ये 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस लॉग PKW आ जाएगा, और माइनस में, हाँ तो ठीक है ना, माइनस PKW माइनस PKW, ठीक है, सही है ना, माइनस तो बाहर, माइनस लॉग PKW आ गया, अगर माइनस को अंदर ले जाए, ओहो PK भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ गड़बड़ है, PKA आएगा ना, PK आएगा, क्योंकि नीचे PK है ना, PK है तो PK आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस ये आ जाएगा, राइट। तो माइनस और माइनस का मतलब कि बेसिकली PKA आएगा और माइनस, ठीक है, माइनस लॉग से, तो ये आ जाएगा। तो ये टोटल ये फॉर्मूला है। इसी तरह से हम डेरिवेशन कर सकते हैं, किसके लिए, हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए कर सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना लवण, इसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल है HCl, दुर्बल क्षार कौन है, दुर्बल क्षार है आपका NH4OH। इन दोनों से बनने वाला लवण कौन सा है, इन दोनों से बनने वाला लवण है NH4Cl प्लस वाटर। मतलब कि अम्ल क्षार मिलकर के क्या करते हैं, उदासीनीकरण, अम्ल क्षार मिलकर के उदासीनीकरण करते हैं। तो उदासीनीकरण के विपरीत अभिक्रिया, अगर लवण जल से क्रिया करेगा तो क्या कहलाएगा, जल अपघटन। तो जब भी लवण की क्रिया अगर जल से होगी तो इसको बोलेंगे जल अपघटन। लवण है, इसकी क्रिया जल से करा दो, ये क्या हो जाएगा, NH4OH प्लस, ये हो जाएगा जल अपघटन। अच्छा, वास्तविकता में जल अपघटन किसका हो रहा है, धनायन का। किसका हो रहा है बेटा यहाँ पे, धनायन का। क्यों, क्योंकि भैया ऋणायन जो होता है वो तो बहुत ज्यादा स्थायी है, वो तो जल अपघटन नहीं करेगा। धनायन जो है वो कम स्थायी है, वो जल अपघटन करेगा। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ऋणायन जल अपघटन करेगा या धनायन जल अपघटन करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ज्यादा स्थायी है। सोडियम प्लस जो है ये ज्यादा स्थायी होता है, तो वो जल अपघटन नहीं करेगा, बहुत स्थायी होता है विलयन के अंदर, तो ये जल अपघटन नहीं करता। ये वाला कम स्थायी है तुलनात्मक रूप से, ये जल अपघटन करता है। उसी प्रकार से बात करूं अगर NH4Cl की, तो NH4Cl में Cl माइनस आयन जो है ऋणायन, वो जल में ज्यादा स्थायी होता है, वो जल अपघटन नहीं करता, वो तो आयन ग्रुप में रहना पसंद करता है। ये वाला NH4 प्लस जो है ये तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है, ये करता है जल अपघटन। मतलब कि वास्तविकता में NH4 प्लस इसका होता है भैया जल अपघटन। तो ये NH4OH हो गया प्लस H प्लस हो गया। इसका एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण का जो विलयन है वो किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। जिस भी विलयन में H प्लस आयन मुक्त रूप से उपस्थित हो तो वो विलयन क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होता है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर अम्ल प्रबल है और क्षार अगर दुर्बल है तो ऐसे विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्ल शक्तिशाली है और क्षार जो वो कमजोर है। तो अगर अम्ल शक्तिशाली है तो भैया विलयन भी तो अम्लीय होगा। क्षार शक्तिशाली है और अम्ल दुर्बल है तो विलयन जो बनेगा वो कैसा होगा, प्रबल क्षारी होगा। तो भैया क्षार है प्रबल शक्तिशाली, अम्ल है कमजोर दुर्बल, तो इनसे बने विलयन की प्रकृति हो जाएगी क्षारी, प्रबल क्षारी। देखो क्योंकि क्षार प्रबल है ना, प्रबल क्षारी, देखो क्षारीय प्रकृति, इस लवण के विलयन की प्रकृति होती है क्षारी। तो आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो, अगर कोई लवण इस तरीके से बनाए कि वो प्रबल क्षार से बनने वाला है और दुर्बल अम्ल से बनने वाला है, तो अगर कोई लवण प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने तो प्रबल क्षार, क्षार प्रबल है मतलब कि विलयन जो होगा वो क्षारी प्रकृति का। अगर कोई लवण प्रबल अम्ल से बनता है और क्षार अगर दुर्बल है तो प्रबल अम्ल से बनता है, इसलिए विलयन अम्लीय हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अम्ल क्या है, प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, इस विलयन के लिए मैं क्या लूंगा, क्योंकि इस लवण का आप कर रहे हो जल अपघटन, लवण का जल अपघटन करते हैं इसलिए हम जल अपघटन का स्थिरांक क्या हो जाएगा, KH, या आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको KA भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया ये अम्लीय विलयन की तरह कार्य कर रहा है, ये विलयन में क्या उत्पन्न कर रहा है, H प्लस उत्पन्न कर रहा है। अगर विलयन में ये H प्लस उत्पन्न करेगा, H प्लस उत्पन्न करने वाला किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है,
H प्लस उत्पन्न करने वाला अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है और अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka से प्रदर्शित होता है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ CH माइनस, ये विलयन में OH माइनस उत्पन्न कर रहा है और अगर पानी के अंदर कोई OH माइनस उत्पन्न करे तो ऐसा पदार्थ प्रकृति में क्या होगा, क्षारीय, मतलब कि ये क्षार होता है और क्षार होता है, इसलिए क्षार के वियोजन स्थिरांक को हम Kb से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Kb से। बस यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ, एक Kb है ना, K डॉट Kb, K की जगह Kb की जगह मैंने क्या लिखा है, एक रुक जाना, Kb की जगह हमने केच लिखा है, हाँ Kb की जगह केच, Kb की जगह केच आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्फा की जगह ये आ गया, Kb की जगह केच लिखा है, केच बराबर KW अपन के, केच बराबर KW अपन के, हाँ सही 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 सही, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। तो ये सारी कहानी है यहाँ पे, ये आ गया। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, उत्पादों की सांद्रता, उत्पाद क्या है, NH4OH, इसकी सांद्रता और H प्लस की सांद्रता डिवाइडेड बाय वो क्या है, NH4 प्लस की सांद्रता, ये आ जाएगा। बात समझ में? अब देखो इसको अगर मैं प्रारंभ में लिखता हूँ C, ये हो जाएगा 0 0, शुरुआत में 0 0 होगा। अच्छा साम्य पर बताओ, साम्य पर हम क्या लिखेंगे, ये C माइनस C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा पक्का। तो ये आ गया, अच्छा क्या आ गया, ये C अल्फा आ गया, ये C अल्फा आ गया, ये आ जाएगा C अल्फा डॉट C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, तो ये आ जाएगा C माइनस C अल्फा। ठीक है, C माइनस C अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, C माइनस C अल्फा को, C को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, C बाहर, C से C गया तो ये आ जाएगा KH या KA, ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। और अगर ये बात बताओ कि अल्फा नगण्य हो, यदि अल्फा नगण्य हो तो ऐसी कंडीशन में KH या KA बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हम कब लिख सकते हैं, जब अल्फा क्या हो, नगण्य। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये फॉर्मूला किस कंडीशन में लगता है, ये फॉर्मूला कब लग रहे हैं भैया, ये फॉर्मूला तब लग रहा है जब, ये फॉर्मूला लग रहा है जब अल्फा नगण्य हो, क्योंकि जब अल्फा नगण्य होता है ना तभी हम अल्फा बराबर अंडर रूट KH बटा C लिख सकते हो। और ये अगर इस्तेमाल आप कर रहे हो तो ये कब इस्तेमाल करते हो, जब अल्फा का मान नगण्य हो, अल्फा का मान नगण्य हो, अल्फा का मान नगण्य हो तब ये फॉर्मूले से हम अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है चलो तो ये आ गया क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, एक तो NH4 प्लस इसका जल अपघटन कराया और यहाँ पे दूसरा कौन है, NH4OH। चल NH4OH का भी वियोजन करा दो, लवण का जल अपघटन करा रहे हो और दूसरा इसके संयुग्मिक क्षार का, तो ये अम्ल है, अम्ल का ये हो जाएगा संयुग्मिक क्षार, अम्ल का कौन है, अम्ल का संयुग्मिक क्षार है, तो ये अम्ल है और अम्ल का संयुग्मिक क्षार है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक ये हो गया और इस क्षार का वियोजन स्थिरांक हो जाएगा Kb बराबर NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH, ये हो जाएगा। मैंने आपको ये बात बोली थी कि भैया संयुग्मी अम्ल और क्षार इनका गुणनफल जो होता है, संयुग्मी अम्ल क्षार का गुणनफल जो होता है वो KW के बराबर है, तो Ka इंटू KB ये किसके बराबर है, KW के बराबर है। और यहाँ पे Ka का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, Ka बराबर यहाँ पे KH भी लिख सकते हैं, तो Ka बराबर हम KH भी लिख सकते हैं, KH इंटू KB बराबर KW, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका भैया यहाँ पर एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ये, राइट। चल ये आ गया, तो यहाँ पे हमने किया था ना, बस K का फॉर्मूला ये आ गया, ये आ गया, दो फॉर्मूलाज ये हो गए, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला। अच्छा अल्फा की बात करनी है, यहाँ पे भी हम अल्फा निकाल सकते हो, तो यहाँ पे अल्फा कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा बराबर कितना आएगा देखो, तो एक फॉर्मूला ये हो गया ना KH या KE, KH बराबर क्या हो गया C अल्फा स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फर्स्ट है, फॉर्मूला फर्स्ट। इसकी जगह में क्या लिखता हूँ, अल्फा बराबर KH बटा C इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा तीसरा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ से मैं इस विलयन के लिए H प्लस की मात्रा निकाल सकता हूँ, H प्लस की सांद्रता निकालनी C अल्फा, H प्लस की सांद्रता अगर हमको यहाँ से निकालनी हो तो ये हो जाएगा C अल्फा, C डॉट अल्फा कितना अंडर रूट KH डॉट C, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट KH डॉट C। H प्लस का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो H प्लस का मान यहाँ पे बराबर हो जाएगा, H प्लस की सांद्रता बराबर हो जाएगी KH डॉट C इसके अंडर रूट की, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 3 के बाद 4, ये फॉर्मूला नंबर 4 हो जाएगा, राइट। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला नंबर 5 लिखते हैं, H प्लस बराबर अंडर रूट KH बराबर क्या होगा, देख KH बराबर क्या होगा, KH बराबर KW अपन KB, KH बराबर हो जाएगा KW अपन KB, KW
अपॉन के बी डॉट सी। सारे फॉर्मूले पूरे रिवाइज करवा रहा हूं बेटा मैं, अभी रिवीजन ही चल रहा है, क्लास तो आगे नहीं बढ़ी है, ठीक है। एच प्लस बराबर आ जाएगा ये हो जाएगा पांचवा फॉर्मूला। तो यहां से हम निकालते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग एच प्लस ले लेंगे और यहाँ का भी माइनस ऑफ लॉग ये ले लेंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस ऑफ लॉग एच प्लस ये हो जाएगा पी एच, ये हो जाएगा 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे पी एच का। इस तरीके से हम पी एच यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 6। बात क्लियर? चलो तो अब यहाँ पे हम करेंगे समरी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना उसका हम समरी करेंगे। बेटा मैंने पूरा इसलिए रिवाइज करवाया है ताकि आपको चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना लवण, क्लियर। और यहां हम लिखेंगे दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बना लवण। दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। देखो यहाँ पे उदाहरण क्या कह देंगे, देखो यहाँ पे उदाहरण क्या आएंगे, देखो प्रबल अम्ल मतलब कि HCl और दुर्बल क्षार मतलब कि NH4OH। HCl का Cl आएगा, NH4OH का OH आएगा। HCl NH4OH, इससे क्या बन जाएगा NH4Cl। दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपका क्या CH3COOH। प्रबल क्षार हो जाएगा आपको क्या NaOH, इससे क्या बनेगा HOH, तो यार CH3COONA। चलो इसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताओ, इसका पहला फॉर्मूला है यहाँ पे अम्ल का जल अपघटन स्थिरांक बराबर KH बराबर हो जाएगा C अल्फा डॉट C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, ये लिखते हो। और यहाँ पे आप KH का मान C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, कब, जब अल्फा नगण्य हो। अच्छा अल्फा नगण्य कब होता है, जब अल्फा जो है ये 0.1 से कम हो ना, अल्फा का मान जब 0.1 से कम हो तो ये होता है नगण्य। क्या होता है ये नगण्य, ठीक है। सेम का सेम फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी KH का फॉर्मूला हो जाएगा C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, या आप KH की जगह C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो जब अल्फा का मान 0.1 से कम हो नगण्य। दोनों में सेम फॉर्मूला लग जाएगा। चलो दूसरा फॉर्मूला सेकंड, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या, देखो ये प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रबल अम्ल है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे दुर्बल क्षार, तो भैया दुर्बल क्षार मतलब कि यहाँ पे मुझे बताया कि NH4Cl तो NH4 प्लस का होगा तो H प्लस, ठीक है, तो Kb आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका KH इंटू Kb बराबर Kw। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा KH इंटू Kb बराबर Kw। अच्छा यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा KH इंटू Ka बराबर Kw, ये हो जाएगा। चेक करना चाहो चेक कर लो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बनने वाला, इसके लिए KH इंटू Kb बराबर Kw, KH इंटू Kb बराबर Kw, और इसमें आ जाएगा KH इंटू Ka बराबर Kw, ये आ जाएगा। और तीसरे फॉर्मूले की बात करें, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो देखो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला है अल्फा बराबर, यहाँ से आता है जो तीसरा फॉर्मूला, अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट KH डॉट C डिवाइडेड बाय C। तीसरा फॉर्मूला होगा, यहाँ पे भी तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा तीसरा फॉर्मूला, यहाँ पे भी कौन सा है, ये देखो अल्फा बराबर अंडर रूट KH बटा C। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगते हैं बेटा, ये फॉर्मूला तब लगते हैं जब अल्फा 0.1 से कम हो, नगण्य हो, जब अल्फा 0.1 से कम नगण्य हो तब ये फॉर्मूला लगते हैं। अच्छा ये तीसरा हो गया, अब आते हैं चौथे फॉर्मूले पे, फॉर्मूला नंबर 4। सारे फॉर्मूला हमारे दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। अच्छा अल्फा का मान ये आ गया, अब यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि NH4Cl है ना, तो NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन करेगा H, मतलब कि बिल्कुल सही मतलब कि यहाँ पे अगर मुझे H प्लस की सांद्रता ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो ये होता है C अल्फा, और यहाँ से मैंने फॉर्मूला निकाला था अंडर रूट KH डॉट C, H प्लस का एक फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पांचवा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, जो था प्रबल क्षार, अगर क्षार प्रबल है तो विलयन क्षारी होगा, और अगर विलयन क्षारी होगा तो विलयन में क्या प्राप्त होंगे OH माइनस आयन, OH माइनस आयन की सांद्रता यहाँ पर भी क्या हो जाएगी C अल्फा, मतलब कि इसको लिख सकते हैं अंडर रूट KH डॉट C, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे बार बार बोलते हैं सर अल्फा क्या है, तो मैं बता चुका हूँ वियोजन की मात्रा, जल अपघटन की मात्रा, और C क्या है, तो C मतलब कि आपके जो लवण की सांद्रता है उसके बारे में हम बात करें। वैसे तो देखो, वैसे मैं आपको एक बात कहूं, C जो है यहाँ पर वो लवण के वियोजन से प्राप्त जो धनायन है उस धनायन की सांद्रता, और ऋणायन जो है उस ऋणायन की सांद्रता है, तो ऋणायन और धनायन की सांद्रता होती है, लेकिन हम उसको लगभग समान लेकर के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, तो ये ध्यान रखना। चौथा तो ये भी हो जाएगा नंबर
नंबर 5 की बात करते हैं। H+ हो गया। अच्छा, H+ की सांद्रता का एक फॉर्मूला और है। फॉर्मूला ये हो जाएगा कि KH बराबर क्या होता है, KH बराबर KW/KB। ये हो जाएगा अंडर रूट KW/KB.C। यहाँ पे पांचवा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस बराबर अंडर रूट KW/KA.C। ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, नंबर 6 पीएच का फॉर्मूला। यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला होता है 1/2 PKW माइनस PKB माइनस log C। ये हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर 6 फॉर्मूला क्या है, POH बराबर 1/2 PKW माइनस PKA माइनस log C। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो गए सारे फॉर्मूलाज जो कि हमको पढ़ने थे, मैंने सबको समराइज कर दिया भैया। ध्यान रखना है जितने भी फॉर्मूला हैं ये तब लागू होते हैं जब अल्फा का मान नगण्य है 0.1 से कम। सारे फॉर्मूलाज तब लागू होते हैं जब अल्फा का मान क्या है, नगण्य 0.1 से कम, तब ये फॉर्मूलाज लागू होते हैं। आज हमको जो पढ़ना, ये था रिवीजन का पार्ट। आज हमें जो पढ़ना है वो है नंबर 4 दुर्बल अम्ल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब अम्ल को भी मैं दुर्बल ले रहा हूँ और क्षार को भी मैं दुर्बल ले रहा हूँ। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण, मैं दोनों को क्या ले रहा हूँ, दोनों को मैं दुर्बल दुर्बल ले रहा हूँ। अम्ल भी दुर्बल, क्षार भी दुर्बल। चलो, दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा, जैसे कि CH3 CH। दुर्बल क्षार कौन सा हो जाएगा, NH4OH। इन दोनों से बनने वाला लवण क्या होगा, देखो यहाँ से आएगा CH3CW माइनस, यहाँ से आएगा NH4 प्लस, सी हो जाएगा CH3CW NH4 माइनस, ये प्लस प्लस वाटर निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, H प्लस OH माइनस मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। तो ये वो लवण है जो कि आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला है। ध्यान रखना, अम्ल से हमेशा क्या प्राप्त होता है, अम्ल से हमेशा ऋणायन मिलता है और क्षार से हमेशा क्या मिलता है, क्षार से धनायन मिलता है। अम्ल से हमको क्या मिलता है, ऋणायन मिलता है। ऋणायन हमको अम्ल से मिलता है, देखो ये ऋणायन अम्ल से मिल रहा है। और क्षार से हमको क्या मिलता है, क्षार से हमको धनायन मिलता है। ये देखो NH4 प्लस धनायन। अम्ल से हमको क्या मिलता है, अम्ल से हमको ऋणायन मिलता है, CH3CW माइनस, ये ऋणायन हो गया। क्षार से हमको क्या मिलता है, क्षार से हमको धनायन मिलता है Na प्लस। ये देखो Na प्लस हो गया। जब भी आप लवण बनाओगे तो एक बात ध्यान रखना, लवण बनाने के दौरान तो लवण का जो धनायन होता है, देखो लवण के अंदर दो भाग होते हैं, एक धनायन होता है उसके बाद ऋणायन होता है। लवण के दो भाग होते हैं, एक धनायन होता है, ऋणायन होता है। धनायन किससे प्राप्त होता है, क्षार से आप धनायन निकालते हो, और ऋणायन किससे प्राप्त होता है, अम्ल से प्राप्त होता है। तो देखो धनायन जो प्राप्त होगा वो हमेशा क्षार से प्राप्त होगा, ऋणायन जो प्राप्त होगा वो अम्ल से प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना। तो अगर ये वाली बात ध्यान है ना, अगर ये वाला पॉइंट ध्यान है ना, तो आपका लवण आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चल तो अब इसको हम स्टार्ट करें। चलो तो अब हम जलक गठन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लवण क्या बन गया, ये बन गया लवण। इस लवण का नाम क्या है, तुम बता दो, अमोनियम एसीटेट। अच्छा, कई बार बच्चे इनके नाम पूछते हैं, ये अमोनियम एसीटेट हो गया लवण, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, नाम हो गया। अब हमको क्या करना है इस अमोनियम एसीटेट का जलक गठन। तो अमोनियम एसीटेट CH3CW माइनस NH4 प्लस, इसका हम करेंगे जलक गठन। क्या बनेगा, देखो इसका अगर मैं जलक गठन करूंगा क्या बनेगा, देखो CH3COOH। लवण का जलक गठन करोगे तो अम्ल और क्षार बनेगा, अम्ल और क्षार प्राप्त होगा। देखो ये भी दुर्बल अम्ल है और ये भी दुर्बल क्षार है, दोनों दुर्बल दुर्बल है। अगर ये दुर्बल है तो दुर्बल है तो दुर्बल का ऋणायन का भी अपघटन होगा और दुर्बल के धनायन का भी क्या होगा, धनायन का भी अपघटन होगा। हमेशा अपघटन दुर्बल वाले भाग का होता है। मान लो अगर अम्ल दुर्बल है तो अम्ल से क्या मिल रहा है, ऋणायन, तो ऋणायन का जल अपघटन करना है। अगर मान लो क्षार दुर्बल है तो क्षार से क्या मिलता है, धनायन, तो धनायन का जल अपघटन करना है। तो जो भी दुर्बल होगा, जैसे मान लो यहाँ पे दुर्बल क्या है, क्षार, क्षार से क्या मिलता है, धनायन, तो धनायन का हमेशा क्या होता है, जल अपघटन। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अगर अम्ल और क्षार में दुर्बल, अगर क्षार दुर्बल से क्या मिलता है, धनायन, मतलब दुर्बल क्षार, क्षार से क्या मिलता है, धनायन, और क्षार से अगर धनायन मिलता है और ये क्षार क्या दुर्बल, जो दुर्बल है उसी का जल अपघटन करवाना है। दुर्बल कौन है, क्षार, मतलब कि क्षार से मिलता है धनायन, तो धनायन का हमको क्या कराना है, इस धनायन का जल अपघटन कराना। यहाँ देखो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इन दोनों में से दुर्बल कौन है, अम्ल। अम्ल से क्या प्राप्त होता है, ऋणायन, तो ऋणायन का क्या कराना है,
ऋणायन का कराना है जल अपघटन। ध्यान रखना, जो दुर्बल होता है उसी का कराना है जल अपघटन। समझ में आई बात? तो दुर्बल जो होगा उसका कराना जल अपघटन, अगर दुर्बल क्षार है तो धनायन से जल अपघटन कराना है, और अगर दुर्बल अम्ल है तो ऋणायन का जल अपघटन कराना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। जो भी दुर्बल होता है उसी का हम क्या करते हैं, जल अपघटन। देखो यहाँ से क्या बन गया, CH3COO माइनस, तो CH3COO माइनस से क्या बनेगा, CH3COOH, और NH4 प्लस से बनेगा NH4OH। ये आ जाएगा यहाँ पे, बात समझ में आई? इस तरह से। चलो, इसके जल अपघटन का स्थिरांक क्या होता है, KH। KH बराबर क्या हो जाएगा, देखो KH बराबर क्या आएगा, CH3COOH की सांद्रता, उत्पाद में कौन है, NH4OH, NH4OH की सांद्रता डिवाइडेड बाय क्रियाकारक कौन है, CH3COO माइनस, और कौन है, NH4 प्लस, इनकी सांद्रता। ये आ जाएगा KH। क्लियर? अच्छा, यहाँ जो KH है ना, ये KH KA इंटू KB दोनों से बनता है, तो KA इंटू KB दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, यहाँ पे KH कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, KH। अच्छा, ये हो गया। अब देखो फिर से हमको वही बात करनी है कि प्रारंभ में अगर ये C है, ये C है, ये 0, ये 0, शुरुआत में 0 0 होगा। साम्य पर C में से C अल्फा चले गए, C में से C अल्फा चले गए, C में से अगर C अल्फा चले गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, C में से C अल्फा चले गए तो C माइनस C अल्फा। तो ध्यान रखना, अगर 5 रुपए में से 2 रुपए चले गए तो 5 माइनस 2, तो इस 5 रुपए में से 2 रुपए चले गए, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 ये शेष बचेगा। इस तरह से बस इसको रख दो आप। इसको हम क्या लिखेंगे, KH बराबर CH3COOH क्या है, C अल्फा, देखो ये C अल्फा डॉट ये C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, और ये भी क्या है, C माइनस C अल्फा, राइट। तो यहाँ से हम KH बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम KH बराबर लिखेंगे C अल्फा इसका स्क्वायर डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा इसका स्क्वायर। तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाए तो अंडर रूट KH बराबर C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। तो C अल्फा डिवाइडेड बाय C को कॉमन कर दो, 1 माइनस अल्फा, C से C जाएगा तो अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट KH बराबर क्या है, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट KH बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ये सबसे पहला फॉर्मूला आएगा जो कि हमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर मान लो ये हो गया, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसके संयुग्मी, ये संयुग्मी ना, इसका संयुग्मी कौन है, CH3COOH। चलो, इसके संयुग्मी का अपघटन कैसे होगा, ये संयुग्मी कौन है, अम्ल है, अम्ल का वियोजन, एसिडिक एसिड। तो इसका संयुग्मी कौन है, अम्ल, अम्ल का वियोजन स्थिरांक H प्लस की सांद्रता डिवाइडेड बाय CH3COOH, ये आ जाएगा। चलो यहाँ देखो, NH4 प्लस का संयुग्मी कौन है, NH4OH। NH4OH का क्या आएगा, देखो NH4 प्लस OH माइनस, ये कौन है, क्षार, क्षार के लिए हम क्या लिखते हैं, KB। NH4OH क्या क्षार है, क्षार के लिए हम KB लिखते हैं। उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय क्रियाकारक कौन है, NH4OH। अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता है K, और क्षार का वियोजन स्थिरांक होता है K। ये K आ गया, KB आ गया, मतलब कि ये K है, ये KB है, और ये हमारे पास KH है। अब देखो KH, KA और KB, इन तीनों में क्या संबंध है, देखो अगर मैं KH इंटू KA इंटू KB करता हूं तो क्या आएगा, देखो KH हमारे पास क्या है, CH3COOH NH4OH, ये मैं लिख लेता हूं। चलो, तो KH क्या है, CH3COOH, इसकी सांद्रता NH4OH, इसकी सांद्रता डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस, इसकी सांद्रता, और NH4 प्लस, इसकी सांद्रता। ये आ जाएगा आपका क्या, KH। अच्छा, KA की बात करें तो KA क्या होता है, देखो ये होता है CH3COO माइनस H प्लस, चलो CH3COO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH इनटू, अब बात ये आ गया KB। अब बात करेंगे K आ गया, अब बात करेंगे KB। KB क्या आ रहा है, देखो NH4 प्लस OH माइनस, तो ये आ जाएगा NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH, राइट। चलो, इससे क्या क्या आ रहा है, देखो तो CH से कौन किससे कैंसिल, देखो ये CH3COO माइनस से ये कट जाएगा, NH4 प्लस से ये NH4 प्लस कट जाएगा, CH3COOH से ये कट जाएगा, NH4OH से ये कट जाएगा। क्या क्या बच गया, देखो क्या क्या बच गया, ये सब कट गए, क्या बच गया, H प्लस बच गया, क्या बच गया, अगर OH माइनस बच गया। H प्लस और OH माइनस इसका गुणनफल क्या होता है, KW के बराबर। इसका मतलब
KH, KA और KB, इन तीनों का गुणनफल जो होगा ये KW के बराबर हो जाएगा। KW के बराबर होता है, इसके बराबर होता है KW के बराबर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, ये पहला फॉर्मूला, ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला फर्स्ट, और ये आ जाएगा सेकंड। क्लियर? अच्छा, एक फॉर्मूला और KH का हो गया, KW का हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला यहां से आता है पीएच का, एक पीएच का फॉर्मूला भी होता है। पीएच का फॉर्मूला होता है 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। तो यही से जब डिराइव करते हो ना, कहाँ गया आपका H प्लस, कहाँ गया H प्लस आपका है ये यहाँ पे, ये H प्लस, ये H प्लस। इस H प्लस पे जब आप डिराइव करते हो ना, H प्लस की जगह देखो कैसे आता है, मैं बताता हूँ आपको। पीएच कैसे आता है देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसको ले लो नीचे, तो यहाँ बन जाएगा H प्लस बराबर Ka इंटू CH3CWH डिवाइडेड बाय CH3CW माइनस। तो ये अम्ल है ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा क्षार। तो अम्ल नीचे की तरफ, ये क्षार नीचे की तरफ आ जाएगा, अम्ल ऊपर की तरफ। इससे बनेगा आपका H प्लस का फॉर्मूला, और उस H प्लस के फॉर्मूले में आप माइनस लोग दोनों तरफ लोगे, इससे आपका बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो इसको आप नोट कर लो, 1/2 PKW प्लस PK माइनस PKB। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा आपका तीसरा फॉर्मूला। मतलब कि कुल हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले निकल करके आ रहे हैं। कौन कौन से? तो पहला फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे अंडर रूट KH बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल करके आ रहा है KH इंटू K इंटू KB बराबर KW, ये सेकंड फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल करके आ रहा है पीएच का, पीएच बराबर 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। ये हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला। फटाफट जल्दी से इनको नोट करो जल्दी से। तो यार ये सारी कहानी है लवण की। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। हाँ, चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, दुर्बल अम्ल HA का पीके दे रखा है, दुर्बल क्षार BOH का पीके भी दे रखा है, पीके और पीके भी दे रखे हैं। इनसे बनने वाले लवण BA के जली विलयन का पीएच कितना होगा, ये हमको बताना है। पहले तो क्वेश्चन को पहचानो, क्वेश्चन में क्या बोला देखो, दुर्बल अम्ल HA, तो ये लो भैया दुर्बल अम्ल H, ये दुर्बल है, ये दुर्बल अम्ल है। किसके साथ मिलाया जा रहा है? दुर्बल क्षार, ये दुर्बल क्षार है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? लवण AB। यहां से A आएगा, यहां से B आएगा, तो लवण बन गया AB प्लस ये H, ये OH, H2, ये बन गया आपका लवण। ये जो लवण बन रहा है किससे बन रहा है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला लवण। ये लवण किससे बनता है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से। आपको मैंने बताया था कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाले लवण का पीएच क्या होता है? 1/2 PKW PKA माइनस, अभी फॉर्मूला बताया था ना, PKB पीएच 1/2 PKW का मान कितना? 14 माइनस PKA 4.80 माइनस 4.78, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 0.02 7.01। आंसर 7.0, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इसको देखो, देखो उपरोक्त में से ये 3 अभिक्रिया देखी, पहली अभिक्रिया, दूसरी और तीसरी, 3 अभिक्रिया देखी। इन तीनों अभिक्रियाओं में से किसमें H2PO4 माइनस जो ये एक अम्ल की तरह कार्य करता है? ये बोला है कि इन 3 रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें H2PO4 माइनस एक एसिड की भांति कार्य करता है? किसकी भांति? एक एसिड की भांति कार्य करता है। H2PO4 माइनस अम्ल की भांति कार्य करता है। अम्ल का मतलब जो H प्लस का दान करता है। तो आप मुझे बताओ H2PO4 माइनस अम्ल मतलब कि H प्लस का दान कहां कहां पे करना है? H2PO4 माइनस इस अभिक्रिया में क्या कर रहा है? देखो चलो यहाँ आते हैं पहले। H2PO4 माइनस इस अभिक्रिया में क्या कर रहा है? नहीं, अम्ल का दान नहीं कर रहा है। H2PO4 माइनस अगर एक H प्लस, यहाँ से अगर एक H प्लस जुड़ा, अगर इसने H प्लस ग्रहण किया तो 2 में से 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हाँ भैया यहाँ पे तो ये अम्ल की भांति कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पे अम्ल की भांति कार्य नहीं कर रहा है, ये H प्लस को ग्रहण कर रहा है। तो इसकी बात करें, देखो यहाँ पे अगर ये एक H प्लस निकालता, अगर ये एक H प्लस निकालेगा तो इसके पास 2 में से 1 रह जाएंगे। हाँ भैया ये 2 में से 1 रहेगा, ये अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, ये अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये भी अम्ल की भांति कार्य करता तो एक H यहाँ से निकलता तो यहाँ पे भी एक ही बचना चाहिए था, 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब कि ये अम्ल की भांति कार्य नहीं कर रहा, केवल और केवल सेकंड अभिक्रिया ऐसी जिसमें ये अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। चल अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखो, ट्राई करो। क्वेश्चन में देखा है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का मतलब होता है H2
CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल है बेटा। जब कार्बनिक अम्ल से एक H+ निकलेगा ना, तो इसके वियोजन स्थिरांक को K1 लिखते हैं। बात समझ रहे हो? ये जो बनने वाला HCO3- इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। इससे जब एक और H+ निकलेगा ना, ये बनेगा CO3 इसका जो वियोजन स्थिरांक आएगा उसको हम लिखते हैं K2। तो जब एक H+ निकलेगा तो K1, जब दूसरा H+ भी निकलेगा तो K2। ठीक है, क्योंकि इसके पास में दो हाइड्रोजन है, पहले एक निकलेगा और फिर यहां से दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसे दो स्टेप में होता है। अब क्या बोल रहा है कि K1 का मान जो है 4.2 इंटू 10 की पावर -7 है, K2 का मान जो है वो 4.8 इंटू 10 की पावर -11 है। मतलब कि एक बात तो समझ में आ रही है, K2 का मान बहुत कम है। K2 का मान बहुत कम है। और मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर किसी के साम्य स्थिरांक का मान 1 से बहुत कम है, 10 की घात -3 से भी कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो इसका मतलब उत्पाद की मात्रा नगण्य होगी, उत्पाद नहीं के बराबर आएगा। इससे प्राप्त होने वाला उत्पाद बहुत कम प्राप्त होगा। एक बात तय हो गई कि यहां से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं ये बहुत कम होंगे, क्योंकि इसके K का मान बहुत ज्यादा कम है, 10 की घात -11, बहुत कम। तो जब भी साम्य स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक या ये जो स्थिरांक इसका मान जो बहुत कम हो, तो ऐसी कंडीशन में उत्पाद बहुत नगण्य प्राप्त होगा। चलो अब हमको ऑप्शन में क्या क्या बोला गया, देखो पहला ऑप्शन क्या है, CO3 की सांद्रता 0.034 है। प्रश्न में दे रखा है कि कार्बनिक अम्ल के संतृप्त विलयन की सांद्रता, ये जो कार्बनिक अम्ल है इसकी सांद्रता आपको क्वेश्चन में देखिए 0.034 कैपिटल M, इसकी सांद्रता देखिए। अगर ये 0.034 M है और अगर ये एक दुर्बल अम्ल है, कैसे पता चला ये दुर्बल अम्ल है? क्योंकि इसके K1 का मान भी बहुत ज्यादा कम है, इसका K1 अत्यंत कम है। यदि किसी के K1 का मान या साम्य स्थिरांक का मान बहुत कम हो, तो इसका मतलब उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद की मात्रा बहुत ही कम होगी। और अगर इससे प्राप्त होने वाले H+ की मात्रा अत्यंत कम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि विद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं, एक प्रबल एक दुर्बल। दुर्बल का मतलब ये होता है कि जिससे प्राप्त होने वाले आयन बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हो। ये बहुत ही दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इससे H+ बहुत कम प्राप्त होते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इसके K का मान बहुत कम है और इसका जो K है वो तो और भी कम है, मतलब कि यहां से जो H+ और CO3 में वो और भी बकवास मिलेंगे, नहीं के बराबर। तो एक बात तो तय हो गई कि यहाँ 0.034 से प्राप्त होने वाले H+ और HCO3- बहुत कम मिलेंगे, तो इससे प्राप्त होने वाले ये बहुत कम होंगे। इसका मतलब एक बात तय है कि इससे 0.034 M से 0.034 और 0.034 तक प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जितनी सांद्रता है उतना ही अगर ये प्राप्त हो तो इसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता है भैया ये जितना दे रखा है वो पूरा का पूरा आयनों में टूट जाए। अगर वहां पे 1 मोलर दे रखा है और अगर ये भी 1 मोलर मिले तो ये होता है प्रबल अम्ल। वहां पे 5 मोलर दे रखा है और ये भी 5 मोलर मिले तो इसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। अगर वहां 10 मोलर दे रखा है, ये भी 10 मोलर मिले तो प्रबल अम्ल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये जितना दे रखा है ना उतना ये मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका वियोजन स्थिरांक बहुत कम है, ये आयनों में प्राप्त होने वाली मात्रा बहुत कम होती है। अगर आपने 0.034 ले रखा है ना तो ये इसकी तुलना में बहुत कम मिलेगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये मात्रा बहुत कम है। इसका मतलब एक बात होता है, इससे प्राप्त होने वाले ये CO3- जो है वो 0.034 M की तुलना में बहुत कम मात्रा में प्राप्त होंगे। और यहाँ जो HCO3- यहाँ से तो ये बहुत कम मिल रहा है, 0.034 की तुलना में बहुत कम। और ये जो 0.034 से बहुत कम मिल रहे हैं उसकी तुलना में ये वाले और भी कम प्राप्त होंगे, क्योंकि इसके लिए K का मान और ज्यादा कम। मतलब कि ये जो CO3 मिलेगा वो 0.034 के बराबर नहीं होगा, इसकी तुलना में बहुत कम, और यहाँ से ये और भी कम, मतलब कि बहुत कम मिलेगा। मतलब कि 0.034 है ना, तो 0.034 से बहुत ज्यादा कम मिलेगा। मतलब कि इसकी सांद्रता 0.034 तो नहीं हो सकती, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो CO3- की सांद्रता HCO3- की सांद्रता से अधिक है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। देख मैंने क्या बोला, इससे ये बहुत कम मिलेगा और इससे ये वाला और भी कम मिलेगा। ऐसा समझ ले कि मान ले ये 0.034 से मान ले ये मिल रहा है 0.0005 मिल रहा है, मान ले के बोला है ना, इसकी तुलना में बहुत कम मिल रहा है। अगर ये 0.00 कितना देख पॉइंट इतना प्राप्त होता है, इससे ये वाला और भी कम प्राप्त होगा। मतलब कि ये अगर इतना है ना तो ये समझ ले तो 0.00007 और भी कम मिलेगा। इसकी मात्रा कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये कम होगा। CO3 की सांद्रता कम होगी इसकी तुलना में। नहीं ये गलत हो गया, ये गलत है। अब क्या लिखा देख, हाइड्रोजन और HCO3- की सांद्रता लगभग ये सही है। देख ये बिल्कुल ठीक है। यहां से प्राप्त होने वाला जो H+ है ना, अगर ये H+ मान ले, मैं बोल रहा हूं कि ये C अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
ये भी सी अल्फा होगा, इसकी सांद्रता सी अल्फा थी, ये भी हम क्या लिखते सी अल्फा। और इस सी अल्फा से अगर आयनों में जाएगा भी तो इससे बहुत कम आयन मिलेंगे। इसके के का मान इतना ज्यादा कम है कि इससे प्राप्त होने वाले ये आयन बहुत कम होंगे। मतलब कि सी अल्फा में से ये वाले टूटकर बनने वाला आयन बहुत ज्यादा कम है। तो आप इस सी अल्फा को आप लगभग सी अल्फा मान सकते हो। विलियन में HCO3 माइनस की सांद्रता जो होगी वो लगभग सी अल्फा के बराबर ही रहेगी, क्योंकि इस सी अल्फा से मिलने वाले CO2 माइनस बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसा समझ लो कि एक महासागर है, उसमें से आपने 1 लोटा पानी निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये महासागर, इसमें से 1 लोटा पानी अगर आपने निकाल दिया तो ये सी अल्फा का सी अल्फा ही रहेगा, मतलब कि लगभग बराबर ही रहेंगे। एग्जैक्ट बराबर नहीं रहेंगे, बिल्कुल बराबर नहीं, लगभग बराबर। ये सत्य है, ये सत्य है। हाइड्रोजन की सांद्रता CO3 माइनस की सांद्रता की दुगुनी है। अब क्या बोल रहे हो, इस हाइड्रोजन की सांद्रता, इस H+ की सांद्रता जो है वो इसकी सांद्रता की दुगुनी है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया H+ जो है और यहाँ जो H+ है, यहाँ पे सी अल्फा मिल रहा है और यहाँ पे जो H+ मिलेगा वैसे समझ ले कि मान ले यहाँ से हमने कितना लिखा सी अल्फा, ये सी अल्फा है, सी अल्फा में से मान ले बीटा चले गए, सी अल्फा में से मान ले एक, इसके 1 मोल से टूटने वाले मान ले कितने हैं बीटा, तो सी अल्फा से मिलने वाले कितने हो जाएंगे सी अल्फा बीटा, ये कितने हो जाएंगे सी अल्फा बीटा। तो यहाँ से H+ मिल रहा है सी अल्फा बीटा, ये भी मिलेगा सी अल्फा बीटा। टोटल H+ कितने सी अल्फा प्लस सी अल्फा बीटा। और क्या बोला है CO3 माइनस कितने सी अल्फा, ये कितने सी अल्फा बीटा। अब मुझे बताओ ये दुगुना कहाँ है, बताओ क्या ये दुगुना है? क्या H+ की जो सांद्रता है क्या वो इसकी सांद्रता की 2 गुना दिख रहा है? क्या सी अल्फा का 2 गुना है? ये बताओ मुझे। सी अल्फा बीटा का ये 2 गुना नहीं, इसकी मात्रा का ये वाला 2 गुना नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका वाला आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आसानी से हम कर सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखो, इसको देखिए। HCl के एक जलीय विलयन के 1 लीटर में जिसका पीएच का मान 1 हो, जल के कितने लीटर मिलाया जाए प्राप्त जलीय विलयन का पीएच 2 है। ये बोल रहा है कि जलीय विलयन के 1 लीटर में पीएच का मान 1 है, तो हम कितना पानी मिलाए जिससे कि पीएच का मान 2 हो जाए? पीएच बराबर माइनस ऑफ लॉग H+ लिखते हो। अगर पीएच का मान कितना 1, अगर पीएच का मान 1 है तो माइनस ऑफ लॉग H+। मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि अपोजिट सोचो, उल्टा सोचो। यहाँ पे मैं किसका लॉग लूंगा तो वो 1 मिलेगा। अगर मैं इसकी जगह 10 की घात -1 का लॉग लूंगा, अगर मैं इसका लॉग लूंगा तो ये -1 आगे जाएगा तो हमको 1 मिलेगा। मतलब कि H+ का मान कितना आ जाएगा 10 की घात -1 आ जाएगा, 10 की घात -1 कैपिटल। ये जो देखा ना इसको 10 की घात पे माइनस के रूप में चढ़ा दो। जैसे कि मान लो मुझे बोला था पीएच का मान 2 करना है, तो पीएच का मान जब भी 2 लिखा हो ना, जब भी पीएच का मान 2 दिया हो ना तो समझ लेना H+ पे क्या आंसर आएगा, ये वाला 2 जो है ना वो H+ की सांद्रता में 10 की घात पे माइनस के रूप में चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब कि H+ का मान जब मैं -10 की घात -2 कैपिटल में लिखूंगा तब मुझे पीएच 2 मिलेगा। तो H+ का मान ये आ जाएगा और दूसरे H+ का मान ये आ जाएगा। मतलब कि हमें यहां से यहां वाली सांद्रता का विलयन प्राप्त करना है। ये बात तो आपको पता है कि मोल की संख्या सदैव निश्चित होती है। POSC से आप क्या लिखते हो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से क्या लिखते हो, प्रारंभिक मोल या प्रारंभिक परमाणु जो है वो अंतिम मोल के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलो प्रारंभिक मोल कितने आ जाओ, प्रारंभिक मोल कितने होंगे, मोलरता इनटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा प्रारंभिक MIVI, प्रारंभिक मोलरता इनटू प्रारंभिक वॉल्यूम। और अंतिम मोल क्या हो जाएंगे, अंतिम मोलरता इनटू अंतिम वॉल्यूम। तो प्रारंभिक मोलरता कितनी है 10 की घात -1 इनटू प्रारंभिक आयतन कितना, प्रारंभिक आयतन कितना 1 लीटर, 1 लीटर आ गया। अंतिम मोलरता कितनी, अंतिम मोलरता है 10 की घात -2। अंतिम आयतन हमको पता नहीं, याद करना है। यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लीटर। अंतिम आयतन हमको क्या चाहिए 10 लीटर चाहिए, हमें अंतिम आयतन चाहिए 10 लीटर। शुरू में यहाँ पर कितना था 1 लीटर, अगर 1 लीटर में मैं 9 लीटर और जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 10 लीटर। मतलब कि आवश्यक आयतन हमको कितना चाहिए 10 लीटर में से मैं 1 लीटर को माइनस कर दूं, ये हो जाएगा 9 लीटर। तो आवश्यक आयतन हो जाएगा 9 लीटर। हमें कितने आयतन की जरूरत है 9 लीटर आयतन की हमको जरूरत है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ये नहीं हो पाएगा, बफर पढ़ाऊंगा तब हो पाएगा। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, बफर के बाद करेंगे। ये भी बफर है, बफर के बाद में क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या लिखा है देखो, NH4Cl का जो जलीय विलयन है ये किस प्रकृति का होगा, NH4Cl का जलीय विलयन किस प्रकृति का होगा तथा किस आयन के कारण होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, NH4Cl के अंदर NH4Cl क्या है, लवण, NH4Cl है एक लवण।
ये जो लवण है उसमें NH4 प्लस और Cl माइनस प्राप्त हो रहा है। धनायन हमेशा किससे प्राप्त होता है? क्षार से। और ऋणायन हमेशा किससे प्राप्त होता है? अम्ल से। क्षार क्या देता है? OH माइनस, मतलब कि NH4 OH होगा तब क्षार OH माइनस देगा, NH4 प्लस मिलेगा। अच्छा, अम्ल, अम्ल का मतलब HCl, अम्ल से मिलता है ऋणायन, क्षार से मिलता है धनायन। ये क्षार कैसा है? ये दुर्बल क्षार है। NH4OH क्या बताया था मैंने? दुर्बल क्षार। और ये अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल। कौन सा है? प्रबल। जल अपघटन हमेशा दुर्बल वाले भाग का होगा। दुर्बल कौन है? क्षार, और क्षार से हमें मिलता है धनायन, मतलब कि धनायन के कारण क्या होगा? जल अपघटन से बनेगा NH4OH प्लस H प्लस। तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, और किसके कारण होती है? ये NH4 प्लस के कारण ये अम्लीय है, NH4 प्लस के कारण। तो ये आ जाएगा ए आंसर। क्या आ जाएगा? ए आंसर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के आपकी क्वेश्चंस आपके पकड़ में आएंगे। ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक दुर्बल एक अम्लीय कार्बनिक क्षार। चलो इससे पहले हम, चलो ये हम कर लेते हैं। दुर्बल एक अम्लीय कार्बनिक क्षार। दुर्बल एक अम्लीय कार्बनिक क्षार मतलब कि NH4OH दुर्बल है, बिल्कुल ये दुर्बल क्षार है। और एक अम्लीय का मतलब होता है जो एक OH माइनस आयन दे। हाँ, एक OH माइनस आयन है। इसका क्लोराइड का लवण, इसका क्लोराइड मतलब कि HCl से क्रिया कराओ तो इसका क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl। ये लो क्लोराइड बन गया। ठीक है। इसके 0.1 बिलियन में 3% तक जल अपघटित होता है। दिया गया इस ताप पर आयनिक गुणनफल इतना है। क्षार का वियोजन नियतांक क्या होगा? तो ये जो क्षार है NH4OH, इसका वियोजन नियतांक क्या होगा? NH4OH प्लस OH। इस क्षार का वियोजन नियतांक Kb का मान क्या होगा? ये हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, इससे बना जो लवण होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं KH इंटू KA बराबर KW। ये फॉर्मूला लिखते हैं। और यहां पर आपके KW का मान कितना है? आयनिक गुणनफल 10⁻14। ये 10⁻14 दे रखा है। ठीक है। क्षार का वियोजन नियतांक पूछा हमें, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे बोला जाए तो मैं ये चीज कर सकता हूँ कि भैया KH और K, ठीक है, तो KA NH4Cl NH4 प्लस, ये हो जाएगा NH4OH प्लस H प्लस। हाँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? H प्लस मिल रहा है। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ पे, एक बार हम देख लेते हैं। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। हाँ, तो KH इंटू केबी लिखना पड़ेगा। केबी है ये, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए सोच रहा था कि हमने कुछ गड़बड़ किया, फॉर्मूला में केबी लिखना होगा। तो ये हम करेक्शन कर लेते हैं, ये केबी लिख लेते हैं। हमें ये केबी याद करना है। देखो क्या लिखा, क्षार का वियोजन स्थान की केबी याद करना है। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि KH बराबर क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर पता है। चलो तो KH बराबर हो जाएगा C। सांद्रता कितनी है? 0.1। अल्फा कितना है? 3%। अल्फा 3%, प्रत्येक 100 में 3 है। 3% का मतलब प्रत्येक 100 में, मतलब कि आ जाएगा 0.03। ये हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर। बस KH का मान यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 0.03 का स्क्वायर इंटू केबी। यहां से आप केबी निकालिए, आपको आंसर मिलेगा लगभग 1 इंटू 10 की घात माइनस 10। ये लगभग आ जाएगा 1 इंटू 10 की घात माइनस 10। ये आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और भी क्वेश्चन है लेकिन हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। वैसे मैं आगे के क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन आप ट्राई कीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर, जस्ट फॉर आपकी पहले की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, है ना। पढ़ाया तो नहीं है वैसे मैंने इसको, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि क्या आंसर हो सकता है। बफर कौन हो सकता है इनमें से? अंदाजा लगा करके भी आंसर बताइए अगर बता सकते हैं तो। चलिए दूसरे पे आते हैं। अम्लीय बफर के लिए अम्लीय बफर के लिए अम्ल तथा उसके संयुग्मिक क्षार की सांद्रता बराबर हो तो उसके पीएच किसके बराबर है? वैसे हमने इसको रेड नहीं किया, बट एक बार आप इसको ट्राई करिए। अगर आप शायद कहीं पहले पढ़ करके आए हो, इसकी रीडिंग लगा करके आए हो बफर की कहीं, तो शायद हो जाए आपसे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न से बफर कौन सा है? तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको देखेंगे कि संयुग्मी अम्ल और उसका संयुग्मिक क्षार, अम्ल संयुग्मी अम्ल क्षार मिलकर के बफर बनाते हैं। संयुग्मी अम्ल क्षार मिलकर के बफर, तो दोनों ही सही है। चलो अम्लीय बफर के लिए उसके अम्ल उसके संयुग्मिक क्षार की सांद्रता बराबर, तो उसके लिए पीएच किसके बराबर होगा? तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर आपने पढ़ रखा हो तो अम्लीय बफर के लिए pKa प्लस लोग संयुग्मी क्षार डिवाइडेड बाय, है ना, अम्ल। हाँ ठीक है, तो पीएच बराबर pKa प्लस लोग संयुग्मिक क्षार बटा अम्ल। तो
अगर ये दोनों बराबर है, अम्ल और लवण इनकी सांद्रता अगर बराबर है तो यह पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीके के बराबर, मतलब क्या आंसर आ जाएगा आपका पीके के बराबर। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला भी बताऊंगा। चलिए, तो आज हमने क्या देखा, हमने आज लवण के जल अपघटन की बात की। ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम बफर सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ विलेयता गुणनफल, उसकी बात करेंगे।